हे डियर विनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त हैं और लगातार अपनी प्रैक्टिस को कर रहे हैं। तो कुछ गैप के बाद हम शुरू कर रहे हैं फिर से अपनी वही प्रैक्टिस जिसको हम लगातार कर रहे थे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस जो हम DSSB के कर रहे हैं इसमें ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों ही पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो आपको बस करना क्या है, आपको लगातार ये जितनी भी क्लासेस हमारी हैं इनको देखते जाना है, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है और इन सारे रूल्स को जो हम देख रहे हैं याद भी रखना है, जिससे कि आप इनको टाइम पे अप्लाई कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। और इसमें भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 91। ये हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। ये टू को यूज करके कह रहा है कि हमें इस सेंटेंस को री राइट करना है। सबसे पहले देखेंगे ही वॉज टू एक्साइटेड एंड सो ही कुड नॉट थिंक। गलत है। ही वॉज वेरी टू एक्साइटेड। गलत। ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, ये बिल्कुल सही है। भाई जब हम TOO का यूज करते हैं तो उसके साथ में टू आता है, यानी कि ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, वो इतना एक्साइटेड था कि वो सोच नहीं पाया। राइट। अब एक बड़ी बात यहां पे देखेंगे सब लोग, अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा सो और दैट से लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे? ही वॉज सो एक्साइटेड, ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही couldn't think, यानी वो इतना एक्साइटेड था कि वो सोच नहीं पाया। तो ध्यान से देखेंगे सो के साथ आप लगाते हैं दैट, लेकिन इसी बात को जब आप टू से कहेंगे तो इसके साथ में आप लगाएंगे TO। ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो आंसर हमारा क्या बन गया? C। यानी टू का कॉम्बिनेशन जो टू से है वही कॉम्बिनेशन सो का दैट से है। जब हम सो दैट लगाते हैं तो हम यहां पे नोट को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पे नोट छुपा रहता है, लेकिन उसका मीन्स वहां पे बन के ही रहता है। हम ऐसे कई सारे सेंटेंस देख चुके हैं, जैसे ही वॉज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर कि चल नहीं सकता। तो नहीं वाली कंडीशन वहां पे ऑलरेडी बनी हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई यहां पे पूछा टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। तो आपको सेंटेंस देखना है कौन सा इनसे करेक्टली पंक्चुएट है। गाइस यहां पे लिखा दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। अब एक बड़ी बात देखो, यहां पे ये जो जी लिखा है यहां पे स्मॉल में, ये कभी नहीं आएगा। भाई कैसा आएगा? हमेशा कैपिटल से शुरू, गॉड्स। सो दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। अगर मैं देखूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां पे ये तीनों सेम जा रहे हैं, है ना। बस एक में हम क्या करेंगे, यहां पे फुल स्टॉप बनाएंगे, वही इसका आंसर बन जाएगा। तो आंसर हम ए रख लेंगे। करेक्ट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, गॉड अगर बीच में भी आता है तो हम उसे कैसे रखेंगे? कैपिटल में। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 93। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको करेक्टली पंक्चुएट को यहां पे लेना है। अब देखो बच्चों, इसमें बिल्कुल साफ हमें दिख जाएगा, गंगा का नाम दिया गया है, ये हमेशा कैपिटल में बनता है। हिमालयाज का नाम दिया गया, हमेशा कैपिटल में बनता है। हम इसे स्मॉल में बना ही नहीं सकते। अब देखो यहां पे स्मॉल में है, हटा दिया, है ना। यहां पे गंगा स्मॉल में, हटा दिया, इसको भी हटा दिया। बस हमें एक में दिख रहा है हिमालय H कैपिटल और G कैपिटल, तो आंसर बी ही बनेगा। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। और भाई यहां पे फुल स्टॉप। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? अगर हम देखें इसमें मोस्ट करेक्टली जो पंक्चुएटेड है वो कौन सा है? बी बनेगा। इसी तरह से बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। लिखा है ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ। तो भाई ओथेलो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, इसमें डेस्डिमोना को, अपने लव को इसने क्यों मारा, है ना। आउट ऑफ, एंगर से मारा, हिटर्ड से मारा, लव से, या भाई इग्नोरेंस। गाइस बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं आपको ओथेलो को भड़काया गया था, ओथेलो बहुत ज्यादा लव करता था किसको? डेस्डिमोना को, है ना। और इसको इयागो ने भड़का दिया, गलत चीजें दिखा के भड़का दिया और इसने जाके डेस्डिमोना को मार डाला। तो देखो एंगर गुस्सा भी नहीं था, वो हेटेड भी नहीं था, इग्नोरेंस भी, बल्कि वो क्या था? लव था। आउट ऑफ लव जैसे ही वो होता है वो उसको मार डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेस्डिमोना उसे छोड़ के किसी और के साथ रहे या फिर किसी के साथ में उसका कोई भी चक्कर चले। राइट गाइस।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है शेक्सपियर रोट, क्या लिखा उन्होंने, रोमांटिक कॉमेडीज या फिर कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडीज। गाइज मैं आपको बता दूं शेक्सपियर बेसिकली किसके लिए जाने जाते हैं, रोमांटिक कॉमेडीज के लिए। जो आगे लिखा है कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स ये बाद में आती हैं, मैनर्स उससे बाद में आती हैं, और भाई ये जो लास्ट में लिखा है सेंटिमेंटल कॉमेडीज ये इनसे भी बाद में, मतलब इनका सीक्वेंस इसी तरह से बन जाएगा, ह्यूमर्स फिर मैनर्स एंड देन सेंटिमेंटल कॉमेडीज। और इस समय किसका है, बेन जॉनसन का। ये मैं अगर कहूं तो सक्सेसर्स हैं शेक्सपियर के, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, देन एज ए रिएक्शन टू दैट वाज द मैनर्स एंड फाइनली सेंटिमेंटल कॉमेडीज, जो कि जो ऑब्सीन चीजें थी उनको हटाने के लिए इनका यूज वहां पे किया गया था। तो शेक्सपियर ने जो रोमांटिक कॉमेडीज लिखी हैं वो कॉमेडीज इनकी जबरदस्त हैं और कई सारी इन्होंने लिखी हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहां पे, ए। बढ़ते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा 96, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ, यानी किसको कहा गया है, वाइजेस्ट है, ब्राइटेस्ट है एंड द मीनेस्ट है। क्या ये डैनियल डिफो है, फ्रांसिस बेकन है, मिल्टन है या फिर बच्चों ड्राइडेन है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहां पे फ्रांसिस बेकन की बात करें तो ही इज सपोज टू बी, भाई ध्यान से देखेंगे, अगर हम बेकन की बात करें ही इज द फादर ऑफ, इनको क्या टाइटल मिलता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इंग्लिश एसेज, इंग्लिश एसेज का इनको फादर कहा जाता है। बड़े जबरदस्त थे इनके, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए, जिनको ऑफ से शुरू किया गया था, ऑफ स्टडीज, ऑफ सिंगल लाइफ, ऑफ स्कॉलर। तो भाई फ्रांसिस बेकन, अब आप पूछेंगे इनको क्यों ऐसा कहा गया कि वाइजेस्ट भी हैं सॉरी, ब्राइटेस्ट भी हैं और साथ में मीनेस्ट भी हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था, इनके लाइफ की दो साइड्स थी। एक साइड बड़ी अच्छी थी, गुड साइड थी, अगर हम कहेंगे पॉजिटिव साइड थी, इसमें ये साइंटिफिक टेम्पर के पर्सन थे। कैसे पर्सन थे, साइंटिफिक टेम्पर वाले, है ना, जबरदस्त थे, लॉजिकल थे, साइंटिफिक थे। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़े कैलकुलेटिंग थे, बड़े सेल्फिश थे, है ना। तो ये दो बातें जो बाद वाली हैं, ये अगर कोई इनकी एक साइड को देखता है दूसरी को बिलीव ही नहीं करता, ये बात थी हमारे फ्रांसिस बेकन की। तो इसीलिए इनको कहा गया वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट। हु इज दैट, इट इज फ्रांसिस बेकन। बढ़ते हैं भाई अगली तरफ और देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है कि शेक्सपियर कहां पे बोर्न हुए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रैटफोर्ड एट एवन, अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड इन एवन या फिर भाई स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी वाले एग्जाम की बात करें, यूपी टीजीटी पीजीटी, तो 100% आपको बनाना है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, क्योंकि ये आंसर वहां पे बोर्ड ने माना भी है। लेकिन अगर हम गूगल को सर्च करें और DSSB की बात करें तो आंसर हमारा बी जाएगा, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एक्चुअल में स्ट्रैटफोर्ड अगर मैं कहूं तो ये उनके गांव का नाम है, इट इज द विलेज, और एवन जो है वहां से बहने वाली नदी यानी कि रिवर है। और भाई वारविकशायर अगर मैं कहूं तो दैट वाज द डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरह से हम यहां पे बनाएंगे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, आंसर आपका बी यहां पे करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और भाई लिखा है 98 पे, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, राइट। अब ये जो लाइन लिखी है यहां पे कि हमारी बॉडी जो है वो गार्डन्स हैं और उसके लिए हमारी विल्स जो है वो गार्डनर्स हैं, क्योंकि वही उसको क्या करती हैं, बचाती हैं। लिखा है कि अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, ये किसके स्पीच से हैं, हैमलेट के, इयागो के, वियोला के या भाई ब्रूटस के। गाइस मैं आपको बता दूं इयागो के वर्ड्स हैं ये। इयागो अगर हम देखें तो कहां पे आता है, ओथेलो वर्क में। ही इज द विलेन ऑफ विलेंस, ये क्या है, ये विलेन ऑफ विलेंस है। और मैं आपको बता दूं ये जो वर्क है ओथेलो, शेक्सपियर का जो ओथेलो ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी विलेन डोमिनेटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विलेन डोमिनेटेड, यानी अगर हम ओथेलो की बात करें, ओथेलो इज वर्चुअस, भाई वो बहुत ज्यादा वीर है। अगर हम कहें तो ही इज ए शिवैलरिक, बट इयागो जो है ये यहां पे ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर गया है। तो ये पूरी की पूरी कहानी कैसी बनती है, ये ट्रेजेडी विलेन डोमिनेटेड है, यानी कि इयागो का रोल ज्यादा बड़ा है। वो किसी भी तरह से रोल को ट्विस्ट कर सकता है, पूरे के पूरे प्लॉट को ट्विस्ट कर देता है। तो इयागो मींस विलेन डोमिनेटेड ट्रेजेडी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉबर्ट सऊदी पूछा है, रॉबर्ट सऊदी वॉज सक्सीडेड बाय, यानी रॉबर्ट सऊदी को किसने सक्सीड किया एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि अगर हम रॉबर्ट सऊदी की बात करें तो रॉबर्ट सऊदी का टाइम जाता है 1813 से लेके 1843 तक, और प्यारे बच्चों 1843 में हमारे वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं। वर्ड्सवर्थ का टाइम 1843 से लेके अंटिल डेथ यानी कि 1850 तक, ये 7 इयर्स के लिए रहे। और मैं आपको बता दूं विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली बनना नहीं चाहते थे, ही डिडंट वांट टू गो टू द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट, बट बाय द मोनार्क ही वाज प्लेडेड, यानी कि मोनार्क प्लेडेड हिम टू एडोन द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट। इन्होंने कहा भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कैसे लिखूंगा, आई कैन नॉट राइट। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पोस्ट पे आ जाइए, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द ओनली पोएट लॉरिएट हु नेवर रोट एनीथिंग और एनी रॉयल हिस्ट्री। तो ये वर्ड्सवर्थ का पार्ट था। और भाई 1850 में अगर गाइज मैं कहूं तो 1850 से लेके 1892 तक ये कौन है हमारे, टेनिसन, एल्फ्रेड टेनिसन हैड बीन द पोएट लॉरिएट। तो रॉबर्ट सऊदी को करते हैं वर्ड्सवर्थ, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा सी। और वर्ड्सवर्थ को अगर क्वेश्चन बने तो करते हैं एल्फ्रेड टेनिसन, रिप्लेस करते हैं। इस तरह से हम पोएट लॉरिएट पे भी क्वेश्चंस यहां पे गाइज देखते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग, ये लिखा है वेयर द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। अब बच्चों ये लाइन यहां पे पूछी गई, अबोव लाइन्स हैव बीन रिटन इन, ये कहां पे लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको ये लाइन्स जबरदस्त हैं, और ये जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक की लाइन है ना। टीएस इलियट बड़ा जबरदस्त लिखा है, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। बेसिकली जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक क्या करते हैं, ही इज एन ओल्ड मैन एंड दिस ओल्ड मैन ड्रामेटिक वे से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि जो मॉडर्निटी है इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी जो ताकत थी, मेरी जो यूथ थी, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वो सेक्सुअली एक तरह से बैरन हो चुके हैं। तो ये चीजें उनको क्या करती हैं, डिसअपॉइंट करती हैं। वो मॉडर्निटी को इस तरह से रोते हैं। अब क्वेश्चन पूछे गए लाइंस जो है हैव बीन रिटन अनराइम्ड में है, ब्लैंक वर्स में है, फ्री वर्स में, या फिर आयम्बिक मीटर में। तो प्यारे बच्चों आंसर डी जाएगा, आयम्बिक मीटर में ये लिखी गई लाइंस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101 और लिखा है यहां पे साल्टर रिजाल्टस इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है साल्टर रिजाल्टस। क्या ये थॉमस कार्लाइल है, विलियम मॉरिस हैं, या फिर बच्चों रस्किन है, या फिर हम इन्हें इब्सन कहेंगे। तो सभी लोग देख के बताएं कि साल्टर रिजाल्टस किसका है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं ये कार्लाइल हैं, बड़ा जबरदस्त वर्क है साल्टर रिजाल्टस इनका, तो कार्लाइल का वर्क है। तो भाई अगर मैं यहां पे देखूं, in the year 1637 Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Selecting among the following the name of his friend to whom this information was given. मतलब कहने का है कि 1637 में मिल्टन ने क्या किया था, कन्फाइड किया था, अपने एक दोस्त को बताया था कि he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. अब यहां पे पूछा गया सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, वो दोस्त इनका कौन सा था जिसको इन्होंने लिखा था। रिचार्ड पावेल था, एडवर्ड किंग था, हेनरी लेविस था, या फिर डियोडेटी था। गाइस ये क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे, यानी आपको इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि मिल्टन ने बेसिकली किस फ्रेंड को ये बात बोली थी कि भाई आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ऑन द मोन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क। 4 में से आपको आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। आज की क्लास में हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। और लगातार सभी बच्चे एक्टिव बने रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।